नमस्कार। आज हम परिचर्चा करेंगे वर्ण विन्यास के बारे में। हिंदी भाषा में स्वर तथा व्यंजन जो है उनके बारे में हमने विस्तार से परिचर्चा की है। स्वरों और व्यंजनों के हमने 20 से अधिक वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो में हमने उन बिंदुओं को भी अच्छे से समझने का प्रयास किया है जिन पर YouTube चैनलों पर बहुत कम वीडियो बने हुए हैं या बहुत कम जानकारी देखने को मिलती है। जैसे अनुनासिक है, विसर्ग है, नुक्ता है, अर्धचंद्र है, निम्न बिंदु है। इन सभी पर हमने वीडियो बना करके उनको समझने का प्रयास किया है। आज का वीडियो वर्ण विन्यास का अंतिम वीडियो है। इसमें हम उन बातों के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में हम किसी कारणवश परिचर्चा करने से वंचित रह गए, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो चर्चा करते हैं वर्ण विन्यास के बारे में और उन बातों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध रखती है। निर्देश नंबर 1, जे के संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी जे है उसके संबंध में कौन सा कथन अशुद्ध है, ये हमें खोजना है। सामान्यतः इसका उच्चारण गे के समान होता है, सही कथन है, क्योंकि व्यवहारगत हम कहते हैं ज्ञानी वाला गे। क्या कहते हैं? ज्ञानी वाला गे। तो ये कथन शुद्ध हो गया, इसका उच्चारण गे के समान हम करते हैं। इसका शुद्ध उच्चारण जे के समान होता है, ये कथन भी शुद्ध है। ज ये शुद्ध वाचन करते हैं। ये जो ये है इसी का बोधक ज अनुनासिक रूप में हम इसको उच्चरित करते हैं। महाराष्ट्र में इसका उच्चारण दे के समान होता है, एकदम कथन सत्य है। यह जय तथा नय की मेल से बना है, ये कथन अशुद्ध है। ये जय तथा नय के मेल से न बन करके जय तथा ये के मेल से बना है, तो ये कथन क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। इसका संधि विच्छेद अगर पूछा जाता तो ये कथन शुद्ध होता, जय धन नय। इसका संधि विच्छेद होता है, इसको हमने पहले भी समझने का प्रयास किया है। यज्ञ का संधि विच्छेद करते हैं, यज धन न करते हैं, व्यंजन संधि है। अगला निर्देश, वर्णों की प्रयत्न व उच्चारण के आधार पर विशेषता हमें बतानी है कि वर्ण है उनका प्रयत्न स्थान कौन सा है और उच्चारण स्थान कौन सा है, उसके आधार पर हमें की विशेषता बतलानी है। जिस प्रकार ई के बारे में पूछा हुआ प्रश्न है कि ई क्या है? ह्रस्व है। ये जीवा की स्थिति के आधार पर अग्र स्वर है और मुखाकृति के आधार पर ये समृद्ध स्वर है। ओष्ठ आकृति के आधार पर ये अवृतामुखी है। उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालु है। और ये क्या है? अल्प प्राण है। यहाँ ये ध्यान देना है, अल्प प्राण यानी सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर हैं वो घोष होते हैं। ये बात हमें पूर्णतः ध्यान में रखने की, सभी स्वर घोष होते हैं और सभी स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। उ ये दीर्घ स्वर है। जीवा की स्थिति के आधार पर ये कौन सा हो गया? पश्चवर हो गया। और ये समृद्ध है। ये वृत्तामुखी है। उच्चारण स्थान इसका उपपद्य मान्य नाम ओष्ठव यानी ओष्ठ है। और सभी स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। दूसरा प्रश्न ठ, इसका हम अंग्रेजी बनाते हैं TH हो गया। दो वर्ण आ रहे हैं, तो कौन सा वर्ण हो गया? ये महाप्राण वर्ण हो गया। ट और ठ, ट और ठ यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। तो ये कौन सा हो गया? अघोष हो गया। श्वास वायु की।
आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, उनमें ये महाप्राण हो गया। और नाद के आधार पर ये कौन सा हो गया, अघोष हो गया। फिर थ की बात करते हैं। उच्चारण स्थान इसका क्या होता है, ऋतु रसायन मूर्धा, उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और ये पंच वर्ग में आता है, इसलिए क्या हो गया, स्पर्श वर्ण हो गया, ये स्पर्श हो गया। इसके बाद में तय है, तय अंग्रेजी बनाते हैं, टी आता है, इसके लिए एक वर्ण है, इसलिए क्या हो गया, ये अल्प प्राण हो गया। वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए अघोष हो गया। उच्चारण स्थान ऋतु लसा नाम दंता, उच्चारण स्थान इसका क्या हो गया, दंत है। और पंच वर्ग में आता है, इसलिए स्पर्श वर्ण। फिर है शय, शय ऐसे चाहता है, इसलिए कौन सा हो गया, महाप्राण हो गया। और घोष है, घोष में खोजें तो ये कौन सा हो गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये रे, ले, वे और है घोष होते हैं। शेष सारे के सारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो वर्ग का पहला, दूसरा और श तीनों ही क्या हो गए, अघोष हो गए। उच्चारण स्थान क्या होता है इसका, ये तालव्य है, तालु, तालव्य, तालु उच्चारण स्थान है। और ये पंच वर्ग में नहीं आता। ऊष्म वर्ण या संघर्षी कहा जाता है इसे, संघर्षी हो गया। अब परिचर्चा करते हैं हम, किसका उच्चारण स्थान भिन्न है। यानी ये प्रश्न, ये भी प्रश्न आए हुए हैं और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, और इनमें से उच्चारण स्थान खोजना है हमें। ई, च, ये और श का उच्चारण स्थान जो है इनमें से एक का भिन्न है। तो इचु ऐसा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। च का भी तालु होता है, ये का भी तालु होता है, इचु ऐसा नाम तालु। और ये क्या है, श दंत्य है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया। तो भिन्न कौन सा हो गया, श। स्वर रहित रे का प्रयोग किसमें हुआ है, यह ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। स्वर रहित रे का प्रयोग, यहाँ ड्रम का रे, इसमें डे और रे, त्रिशूल में तय, रे, ई, और यहाँ क्या है, ए है। और यहाँ पुनर्निर्माण, रे का विसर्ग हुआ रेप वाले का, और यहाँ निर्माण में रेप वाला रे है। रेप का रे, और यहाँ क्रम में क और रे है और ए। तो कहने का मतलब इस रे के साथ में ऐश्वर है, इस रे के साथ में भी ऐश्वर है, इस रे के साथ में ईश्वर है, लेकिन इस रे के साथ में कोई स्वर नहीं है। नहीं, जो विसर्ग वाला रे का ऋतु विसर्ग हुआ है उसके साथ में कोई स्वर है। तो उत्तर क्या हो गया, पुनर्निर्माण। स्वर होते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 स्वर हैं, जिनमें मुख्य स्वर 10 माने जाते हैं। एक री को अशुद्ध स्वर भी माना जाता है। मुख्य व्यंजन, मुख्य रूप से हम व्यंजन पढ़ते हैं 33 हैं। क्ष, त्र, ज जो वर्णमाला में लिखते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। श्रेय सहित संयुक्त व्यंजन है, तो श्रेय सहित संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस प्रकार स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कुल कितने वर्ण हो गए, 48 वर्ण हो गए। द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण कौन कौन से हो गए, अडय और ढय 2 हो गए।
ये द्विगुण हो गए, जिनको हम ताड़नजात भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट भी कहते हैं, लुंठ द्विस्पृष्ट भी कहते हैं, ताड़नजात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं और उत्क्षिप्त भी कहते हैं। अनुस्वार व विसर्ग सहित वर्णों की कुल संख्या, तो अनुस्वार और विसर्ग सहित, तो अनुस्वार और विसर्ग से पहले ये कितने हो गए, 50 हो गए, और इनको 2 को और जोड़ दिया जाता है तो 50 धन 2 बराबर कितने हो गए, 52 हो गए। ये कुल कितने हो गए, 52 हो गए। अगला निर्देश ये है, अंधे व पंगु की संगति को व्यक्त करने वाला कौन सा उदाहरण है। यानी अंधे और पंगु का संग जो है उस संगति को व्यक्त करने वाला उदाहरण हमें देखना है। तो पंकज नहीं है, कृपण नहीं है और पर्व नहीं है, और इसका उत्तर क्या है, चिन्ह है। कैसे है ये समझना है हमें। ये जो संयुक्त व्यंजन बनाया है के नीचे क्या लगाया, नए व्यंजन लगाया। यानी जब हलंत व्यंजन के साथ में व्यंजन का प्रयोग होता है, यानी किसी व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन लगता है जो पूरा होता है, उस संयोग को क्या माना जाता है, अंधा और पंगु का संयोग माना जाता है। क्यों माना जाता है, जिस प्रकार पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है लेकिन क्या है, चल नहीं सकता लेकिन देख सकता है, उसी प्रकार अंधा व्यक्ति है वो चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। लेकिन इन दोनों का संयोग हो जाता है तो वो अपने गंतव्य स्थान को आसानी से पूरा कर लेते हैं। कैसे, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति है उसके कंधे पर पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति बैठ जाता है और वो मार्गदर्शन करता है किसको, अंधे व्यक्ति को, कि आप इस दिशा में चलो। तो जब अंधा व्यक्ति है उसको मार्गदर्शन जो देखने वाला व्यक्ति करता है, जो पंगु होता है, दोनों का संयोग होने पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार जब हलंत वर्ण होता है वो पूर्ण वर्ण का सहयोग लेकर के अपना उच्चारण का जो गंतव्य स्थान होता है उस तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब जो हम ऐसा लिखते हैं, द्वय है, वह है, गंगा, हम ऐसा भी लिखते हैं अनुनासिक, और वैसे गंगा, ये तो ये अंधे और पंगु का संग है। इनमें किसी में भी ऐसा नहीं है। यहाँ कृपण में क के नीचे री है, वो क्या व्यंजन न होकर के क्या है, स्वर है, तो ये भी संयोग नहीं है। यानी अंधे और पंगु का संयोग जो होता है वो व्यंजन के साथ में नीचे व्यंजन का विधान होने पर ही अंधे और पंगु का संयोग माना जाता है। तो इसका उत्तर जो सही हुआ वो क्या हुआ, चिन्ह हुआ। अधोलिखित चिन्हों के नाम बताइए। हमने इन चिन्हों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ये आ पर अंकित जो चिन्ह है इसे अर्ध चंद्र के रूप में जाना जाता है। इस रूप में अर्ध चंद्र के रूप में इसका उच्चारण आ तथा ओ के बीच में होता है। किसके रूप में होता है, आ तथा ओ के बीच में। पूर्व में एक वीडियो में मेरे द्वारा इसका उच्चारण ए तथा ओ के बीच में बताया गया, जो अशुद्ध समझना है आपको। आ तथा ओ के बीच में इसका उच्चारण होता है, आयल, इस प्रकार आयल। आंचल, ये अनुनासिक ध्वनि है, अनुनासिक, और इसे क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु। ए पर अंकित ये अनुस्वार है, अनुस्वार। यहां दू के बाद में जो लगा है वो विसर्ग है। विसर्ग आगत ध्वनि मानी जाती है या गृहीत ध्वनि मानी जाती है। किस भाषा से, संस्कृत भाषा से। यहाँ दुख के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। दुख में उपसर्ग कौन सा है, तो दुख में उपसर्ग जो बताना है वो दुष उपसर्ग बताना है और ख मूल शब्द बताना है। ये गजब, यहाँ जय की क्या लगा है, नुक्ता लगा है। जय की नुक्ता लगा है। नुक्ता किन वर्णों के साथ में लगता है, क, ख, ग,
3 तो कै वर्ग के वर्ण हो गए, एक च वर्ग का ज हो गया और पै वर्ग का फ हो गया। ये अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के शब्दों के साथ में जब हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तब इनका प्रयोग किया जाता है, देखने को मिलता है। ये हो गया अर्धचंद्र, ये कौन सा हो गया, चंद्र बिंदु, ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया, ये क्या हो गया, नुक्ता हो गया। और यहाँ जो संस्कृत की बात कर रहे थे हम, ये क्या है, अर्ध विसर्ग के रूप में जाना जाता है, अर्ध विसर्ग के रूप में जाना जाता है। जब ये क और ख के साथ में प्रयुक्त होता है तो इन्हें अलिजीव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस क को और इस क को अलिजीव्य संस्कृत भाषा में, और ये प और फ के साथ में प्रयुक्त होता है तो इसे उपद्यमानीय कहा जाता है। तो इस चिन्ह का नाम क्या है, अर्ध विसर्ग, जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त नहीं होता है। फिर है पढ़ना, ढ के साथ में क्या लगा है, ये बिंदु लगा है, इसे निम्न बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न बिंदु। निम्न का मतलब नीचे और निम्न का मतलब छोटा भी होता है। तो गड़बड़ में अड़ाई के नीचे यानी ये निम्न बिंदु है। इसके बारे में हमने विस्तार से परिचर्चा भी की। ये कभी भी प्रारंभ में नहीं आता, किसी भी वर्ण के अंत में या मध्य में इसका प्रयोग होता है। पंचवर्ग में इसको नहीं लिखते, इनको हम हिंदी में अलग से पढ़ते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उक्तक्षिप्त ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उक्तक्षिप्त ध्वनि कहा जाता है। इस प्रकार आज हमने परिचर्चा की वर्ण विन्यास के बारे में, और उन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की जिनका संबंध प्रतियोगी परीक्षा से किसी न किसी रूप में रहा है। शेष चर्चा हम अगले बिंदु के साथ में अगली कक्षा में आपके सामने पुनः हाजिर होंगी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।